हेलो एवरीबॉडी। आज मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ जुगल के साथ, जिन्होंने हमारे यहाँ मास्टर स्टडी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बीम टेक्नोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया था फरवरी 2022 में, और अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने वाला है। फाइनल एग्जाम्स ऑलमोस्ट आ गई है, पर इनका प्लेसमेंट हो गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनका प्लेसमेंट का पूरा जर्नी कैसा था, ई कंस्ट्रक्ट में जर्नी कैसा था, और प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस कैसा था, और किस तरीके से इन्होंने कोर टेक्निकल प्लेसमेंट पाली है जस्ट 6 महीनों में, ऑलमोस्ट लेस देन 6 मंथ्स में। हम इसके बारे में आज जुगल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जुगल, थैंक यू वेरी मच कि आपने फीडबैक देने के लिए आपने एक्सेप्ट किया और आपने कहा कि ओके यू वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद एवरीवन, सो थैंक्स अ लॉट। आपका पहला वर्कशॉप हुआ था ओटेरा होटल में, मुझे अभी भी याद है। और वर्कशॉप के बाद ट्रेनिंग वगैरह सब स्टार्ट हुआ, बट आपने इस प्रोग्राम में आने का मन कैसे बनाया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने मुझे ना इनवाइट किया यहाँ पे ये इंटरेक्टिव सेशन के लिए। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो सेशन है, ठीक है, वो मैंने ज्वाइन किया था ओटेरा होटल में फरवरी के अंदर। उसके पहले अगर मैं बात करूँ डिसीजन लेने के लिए, तो आई प्लान कि मैं ना यूके जाके बीम कोर्स करूँ, लेकिन ऑनेस्टली अगर देखने जाए तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, और साथ में साथ वो ना बहुत सारे एक्सपेंसेस दूसरे थे। तो मुझे लगा, मैंने 2-3 लोगों को बात किया जो सीनियर्स है, उन्होंने सबने बोला कि जो है ना इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप बीम कोर्स आराम से ना 2 to 3 lakhs में सीख सकते हो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ओके, हाँ, मैंने सोचा कि अभी कहाँ पे ये सिखाने को मिल सकता है। मैंने यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, उसमें मुझे ई कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन एंड बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड का मुझे है ना लगा कि इन लोगों ने जितने भी सॉफ्टवेयर है ना इन्होंने कवर किए, ठीक है, उस हिसाब से मुझे जॉब मिल जाएगा ऐसा। उसके बाद मैंने इंटरेक्शन किया था आपके साथ कि आई वांट टू जॉइन द कोर्स इन दिसंबर। आफ्टर दैट आई केम टू बेंगलोर हेड ऑफिस के अंदर, और उसके बाद 1 Feb से हमारा ओटेरा होटल में हमारा सेशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना स्ट्रक्चर का थोड़ा नॉलेज देने में आया, ई टैप्स बेसिक्स वर्कशॉप हुआ था उसके अंदर। उसके बाद हमें को टेक्निकल जो बीम कोर्स है उसके बारे में हमें नॉलेज देने में आया। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हुआ फ्रॉम बेसिक, दैट इज़ ऑटोकैड। ऑटोकैड के अंदर हमने जो चीज़ें भी सीखी, ठीक है, जैसे वास्तु का प्लानिंग होगा, वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मेरा प्लानिंग वर्क अच्छा है, जो मुझे 4 साल में समझ में नहीं आया कि मेरा प्लानिंग में इतना अच्छा हो, जो इतना कभी मैंने इतना ट्राई भी नहीं किया था, वो मुझे एक ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर ने मुझे बता दिया कि ना आप प्लानिंग में कर सकते हो। मैंने सर से इंटरेक्ट किया, सर ने बोला आप प्लानिंग में ज़्यादा अच्छे हो, आप उसमें ट्राई करो। फिर आगे बात करते हैं, जैसे 1 मंथ हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने रेविट शुरू किया। रेविट आर्किटेक्चर में भी मोस्टली जो चीज़ें हैं वो क्रिएटिव से है ना मिलती जुलती है। आप क्रिएटिव हो तो आपको रेविट आर्किटेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग के आर्किटेक्चर के साथ जो स्ट्रक्चर का पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑन साइट यू मस्ट बी ऑल्सो नोइंग कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, मतलब स्ट्रक्चर्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। मैंने इंटरेक्शन किया हमारी स्ट्रक्चर की फैकल्टी के साथ, संदीप सर के साथ, मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ। उन्होंने सबने मुझे हेल्प किया कि आप है ना IS कोड पढ़िए, डिटेलिंग का नॉलेज लीजिए, आपको बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा कि क्या कोडिंग कहना चाहता है और कैसे आप रेविट स्ट्रक्चर को अपने में ला सकते हो एज अ कोर फील्ड में। तो मैंने डिटेलिंग पढ़ा, मैंने मॉडल में प्रैक्टिस किया। इट टुक मी सम टाइम, थोड़ा टाइम लगा मुझे उस चीज़ को ना समझने में, लेकिन जो मैंने 2 साल में नहीं किया था वो मैंने ना 6 महीने में कवर कर लिया कि डिटेलिंग कैसे समझना है, कैसे ड्राइंग्स को समझना है, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स को। वो ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने नेविस वर्क शुरू किया। नेविस वर्क के मैंने वीडियोज़ देखना शुरू किए, और उसी ये लास्ट 15 डेज़ के अंदर ही, नॉट इवन 15 डेज़, लास्ट 10 डेज़ के अंदर मुझे सिस्त्रा ग्रुप के HR का मैसेज आया कि वी आर लुकिंग फॉर BIM engineers either in structure field or architecture field. I told them that ma'am I am a trainee in a E-Construct Design and Build Private Limited. They told that no worries, you just send us resume and हम आपका फिर बाद में evaluation करेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आपको एक टूल टेस्ट देना पड़ेगा। टूल टेस्ट मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपको वो लोग टेस्ट करते हैं बेस्ड अपॉन योर सॉफ्टवेयर नॉलेज, कि आपको अगर आपने लिखा है रेज्यूमे में कि रेविट मुझे आता है, तो वो लोग देखेंगे कि भाई वेरिफिकेशन करके आपको सच में आता है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप है ना जो कलवर्ट डिज़ाइन कर दीजिए। कलवर्ट एक टेक्निकल टर्म है जिसमें है ना बेसिकली वो जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से जो स्ट्रीम होती है रिवर की वो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी इंफ्रा में है, तो हम आपको
इंफ्रा में काम देंगे। सो दे टोल्ड मी दैट कि आपको इंफ्रा में काम करना है तो फिर आपको कलवर्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। मैंने रेविट में उसको डिज़ाइन किया। आई टुक अराउंड 1.5 days फॉर डिज़ाइनिंग एंड आफ्टर दैट मैंने उनको सेंड कर दिया विद दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो फॉर कलवर्ट ओनली। और उसके बाद उनका मुझे कल मैसेज आया कि उनको मैसेज आया मुझे डे बिफोर येस्टरडे कि आर HR team and our BI manager wants to have a session with you. Basically they want to interact with you. It is not like interview, it is just a session, normal interaction. Yes. सो HR ने मुझे बेसिकली बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे कि आपने ई कंस्ट्रक्ट में कैसे ज्वाइन किया, उसके बाद आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखे हैं, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, आप कंफर्टेबल हो बेंगलुरु को है ना लीव करके अहमदाबाद आने के लिए। मैंने बोला मैम ना अगर सीखना है तो फिर मैं अहमदाबाद आने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आपको हमारी कंपनी के बारे में कैसे पता चला। मैंने बोला ऐसे ऐसे सोर्सेज थे, आपके HR ने मुझे मैसेज किया था इसके बारे में। ये चीज़ से बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आपका जो जितना भी सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो हमारी इंडस्ट्री से मैच कर रहा है। सो वी विल टेल यू द फाइनल आउटकम अबाउट दिस इंटरेक्शन टुमारो। और टुडे ऑन 27 July they told me that finally you are selected for the this company and you need to join in next 20 to 25 days, basically in month of August। और अभी हमारे 5 months हो गए और 6 month चल रहा है अभी ई कंस्ट्रक्ट में। और बेस्ड अपॉन 3 सॉफ्टवेयर ओनली उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप है ना एलिजिबल हो इसमें। सो एक फाइनल मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि ना ज़रूरी नहीं कि इंसान को है ना मास्टर्स करना ही चाहिए। अगर मैंने जो BI मैनेजर जो था मैंने उसका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा, उन्होंने 2009 में सिर्फ बीटेक की डिग्री के साथ उन्होंने BIM इंडस्ट्री में शुरुआत की थी। आज वो BIM मैनेजर की पोजीशन पे है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि मास्टर्स करना ये अच्छी कॉलेज में अमेरिका जाके, आप एक अच्छा सा कोर्स लेके आप खुद के नॉलेज के बेस पे आप अच्छी तरह से ना जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको लगे रहना पड़ेगा काम के अंदर। फाइनली जो है रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक्सपीरियंस अगर आ जाता है, अगर थोड़े भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं पर रियल प्रोजेक्ट स्टार्ट से एंड तक, तो आप किसी भी फील्ड में एंट्री मार सकते हो। तो ऐसा कोई सर्टिफिकेशन ही लेना चाहिए ये एक मिथ है। तो आपने वो प्रूफ भी कर दिया है। और हमारे काफी सारे ट्रेनीज जितने भी यहाँ से जाते हैं, हमने देखा है कि बीटेक लोग भी एमटेक लोगों को बीट करके इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारा हमेशा का एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म पे। बट जुगल मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि ये 5-6 महीने ऑलमोस्ट रफली क्लोज टू 6 months आपका कैसे होता था, मतलब आपका टाइम पीरियड कैसे टाइम निकला ये? अच्छा, मतलब नाउ इफ यू लुक बैक, वो टेरा होटल में फर्स्ट इवेंट से लेके आज आपका ऑलमोस्ट लास्ट वीक है, ये अगले हफ्ते तक आपका प्लानिंग है जाने का। सो ये लास्ट वीक तक हम पहुंच चुके हैं। सो हाउ वाज द जर्नी? आपका एक दिन कैसा था या हाउ वाज द एक्सपीरियंस? यस, बेसिकली ये ना ज़्यादातर ना जो मेरा काम था वो प्लानिंग से था। तो प्लानिंग के अंदर हमें ना स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ इटरेशंस बहुत आते हैं उसमें, क्योंकि मैं प्लान लेके जाता था तो सर बोलते थे कि नहीं ये बराबर नहीं, आपको और सुधार के लाओ, ठीक है। सो बेसिकली ट्रायल और एरर बहुत किया और स्टार्टिंग के 1 और 2 months में बहुत इरिटेशन हो रहा था कि मतलब ये हो क्यों नहीं रहा है, ये हो क्यों नहीं रहा है। बेसिकली मुझे लग रहा था कि यहाँ पे आने के बाद मेरी स्पीड स्लो क्यों हो गई है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि जो मेरा फाइनल जो ना आउटकम निकला है, ठीक है, उसको संदीप सर ने खुद बोला कि है ना हम आपका एक सेशन लेंगे, जो आपने प्लानिंग वर्क किया है वो हम सेशन में आपको दिखाएंगे, कि बच्चों को दिखाएंगे कि देखो ये आप इसका आउटकम है फाइनल। सो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अगर एक चीज़ हो सकती है तो 10 चीज़ें दूसरी हो सकती है। उसके बाद मैंने रेविट आर्किटेक्चर पे मैंने काम करना शुरू किया, तो उसके अंदर मैंने मॉडल क्रिएशंस किए। और मैं ज़्यादातर जो ई कंस्ट्रक्ट के अंदर एक चीज़ है कि एक गलती जो सब लोग कर रहे थोड़े बहुत करते हैं और मैंने भी की है, हम थोड़ा कभी कभी हम रेगुलर नहीं आते ऑफिस। ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए, रेगुलर हमेशा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको जब ऑफिस में रहते हो ना तो पहला चीज़ आपको है ना दिमाग में रहता है कि यहाँ पे सब लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे काम करना पड़ेगा अच्छी तरह से। दूसरा, जब ऑफिस में आते हैं तो जो लोग होते हैं, जैसे नेटवर्किंग जो हम कहते हैं, नेटवर्किंग कैसे बढ़ता है वो ऑफिस में जाके बनता है। आप लोगों से पूछते हो 10 चीज़ें कि भाई मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, नॉलेज नहीं है मुझे इस चीज़ में। तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। जहाँ पे जैसे कुछ है ना कलीग्स मेरे और सीनियर्स खास 1-2 ऐसे जिन्होंने मुझे हेल्प किया कि इसको इस तरह से डिज़ाइन करो ऐसा। तो वो चीज़ बात हुई। उसका बीच में कभी कभी मैं संदीप सर के साथ भी थोड़ा बात कर रहा था कि सर है ना ये कैसे करना है, सर ये कैसे होगा, सर बीम कोर्स के बारे में थोड़ा अगर और इलॉबरेशन हमें मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, फैकल्टी है, ठीक है, फैकल्टी को आप अच्छी तरह से गाइड करेंगे आपको। उन्होंने सबको हमें जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सब के बारे में नॉलेज दिया। और वैसे करते करते हम लोगों ने अपने स्पीड के हिसाब से सारा का सारा काम टाइम पे कंप्लीट किया है ऐसा।
तो मतलब बेसिकली मेरा जो ना शेड्यूल था वो ऑफिस में आना था, काम करना था, ठीक है, बीआईएम के बारे में रिसर्च करना था। एक चीज़ ऐसी भी है कि लोग है ना ये समझते हैं कि बीआईएम सिर्फ सॉफ्टवेयर है, वो ऐसा नहीं है। आपको है ना प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है। तो मैंने रिसर्च खुद पर्सनली कर रहा था, मैं कंपनीज के बारे में थोड़ा देख रहा था, कंपनी सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रही है ऐसा। तो मेरा जो सैटरडे संडे का शेड्यूल था वो थोड़े सेशंस अटेंड करना था, थोड़े वेबिनार्स अटेंड करना था और बीआईएम के बारे में रिसर्च करना था। मंडे टू फ्राइडे जैसे मैं ऑफिस में आके कभी कभी पीजी में भी रहकर मैं अपना काम करता था, बस इतना मेरा शेड्यूल था। ओके, वेरी नाइस। सो और कुछ आपको शेयर करना है? हाँ, सो बडिंग जो सिविल इंजीनियर्स है या बीआईएम इंजीनियर जिनको बनना है उनके साथ। करेक्ट। सो बेसिकली है ना मेरा एक ही चीज़, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि है ना ये मत, मैंने देखा है लिंक्डइन पे कि काफ़ी सारी जगह पे लोग बोल रहे सिविल इंजीनियर्स को सैलरी नहीं मिल रही है ना, वो लोग बहुत बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चीज़ रियलिटी है, मैं मानता हूँ कि साइट पे जाके आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। दैट डजेंट मीन कि हमारी इंडस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है ऐसा। मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो है ना मुझे थोड़ा वो लोग थोड़ा है ना जोक क्रैक कर रहे थे कि तुम सिविल इंजीनियर हो, ठीक है, तुमको साइड पे काम करना है, तुमको कुछ आएगा, तुम्हारा कुछ होगा नहीं। लेकिन आज जब मैंने देखा ना कि ना नहीं ये इंडस्ट्री में कुछ है और आ रहा है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, बीआईएम अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो आप लोग क्या करो, अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में है ना मुझे स्ट्रगल करना है, तो पहले एक चीज़ समझ लो कि पहले 5 साल किसी बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है। आपको इंडस्ट्री में जाने के बाद थोड़ा है ना आपको खुलना पड़ता है कि कैसे काम चल रहा है, वेदर इट्स अ बिल्डिंग और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ओके, सो पहले 5 साल सैलरी वो सब चीज़ें थोड़ा निगलेक्ट करो इस चीज़ को। पहले एक समझो कि मैं 4-5 साल सीखूंगा तब जाके मुझे वैल्यू ऐसी मिलेगी। सैलरी ऑटोमेटिक बाद में मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। मुझे जिस कंपनी में जाना है, ठीक है, उस कंपनी के इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। मेरा बेसिकली इंफ्रा में बहुत ही कम नॉलेज है, लेकिन स्टिल आई ऑप्टेड कि नो कोई बात नहीं, पहले 2 साल मैं सीखने पे फोकस करूंगा, सैलरी बाद में हो जाएगा। पूरी जिंदगी पड़ी है उस चीज़ के लिए। उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिविल इंजीनियर्स कंपेयर कर रहे हैं आईटी वालों के साथ कि उसको 50 मिला है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, चलो मैं स्विच मार रहा हूँ। लेकिन ये डिसीजन है ना कभी कभी गलत होता है। आप अपनी फील्ड के बारे में रिसर्च कीजिए ढंग से कि पहले सिविल किस तरह इवॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इंडिया में जितनी बीआईएम की कंपनीज है उतनी मेरे ख्याल से दुबई में भी नहीं है। मैंने खुद बात किया है ना दुबई के ना प्रोफेशनल लोगों से, उन्होंने बोला इंडिया में बहुत बीआईएम कंपनीज आ रही है। और इंडिया में अभी आप अगर हमारा ही एग्जांपल देखें तो आज ही हमारे कितने सारे बीआईएम के स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं इस हफ्ते में। यस। तो और जितने लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं सिलेक्शन करके ही रिटर्न आ रहे हैं, चाहे व्हाटएवर इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या सैलरी पैकेज है क्या है, पर कोर टेक्निकल बीआईएम में एंट्री मिल रही है। हाँ भाई, और उनको सैलरी भी वो नेगोशिएट कर पा रहे हैं और स्कोप तो डेफिनेटि है। क्वेश्चन ये है आप तैयार हो कि नहीं। हाँ भाई, इतना ही है क्वेश्चन। इनफैक्ट एचआर खुद मुझे बोल रहा है कि ना आप हमारी कंपनी में आना चाहते हो, मतलब सोचो कि सिविल इंजीनियर्स की उनको कितनी डिमांड है। हम सोच रहे हैं कि कुछ नहीं ऐसा नहीं है। जो लोग पोस्ट फैला रहे हैं उनको छोड़ दो, आप अपना सोचो पहले कि मुझे किस तरह इसमें ना नॉलेज गेन करना है। बस जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और मुझे लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, हमारे ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स, बस यही एक क्वेरी होती है कि सिविल में स्कोप नहीं है, पर आपको अगर बीआईएम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो एक वाइट कॉलर जॉब और हाई पेइंग जॉब आपको डेफिनेटली मिल सकता है। लर्निंग जर्नी थोड़ी सी स्ट्रगल वाली हो सकती है क्योंकि लर्निंग फेज में कभी कभी सेल्फ डाउट्स भी आते हैं। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी, आई वुड से। आपको भी कभी सेल्फ डाउट आया होगा? बहुत आए थे मैम, बहुत। और देखिए, अगर आप 4 साल का इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको अपने आप से भी एक सवाल पूछना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद ऑटोकैड भी नहीं आता है बोलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप सोच सकते हैं कि 4 साल की इंजीनियरिंग में अगर आपने एक ऑटोकैड जैसा एक सिंपल सॉफ्टवेयर विच इज लाइक ABCD फॉर अ सिविल इंजीनियर, वो भी नहीं आ रहा है, तो आप जब वो बैकलॉग आपको निकालना है और वो बैकलॉग निकालने में आपको टाइम देना पड़ेगा। उस टाइम में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सही लोगों की कंपनी में रहना पड़ेगा जो आपको सिखाए, और एक अच्छी मेंटरशिप के अंडर सिर्फ 5 या 6 महीनों में आप इस इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हो अपने टर्म्स के ऊपर। और हमारे बहुत सारे बीआईएम इंजीनियर्स को खुद लिंक्डइन, ऐसा नहीं है कि हर किसी को हम रेफर कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम ट्रेनिंग इतनी अच्छी कर देते हैं, इनके विंग स्ट्रांग हो गए, ये कहीं भी उड़ के जा सकते हैं। आज इनको एमएनसी में इनका सिलेक्शन हुआ है, खुद इनको ढूंढ के लिंक्डइन के ऊपर इनको एचआर ने मैसेज किया, आपको लिंक्डइन पे ढूंढ के आपको कॉल आया। करेक्ट। सो देखिए, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो एचआरस और अच्छी कंपनीज के जॉब ऑफर्स आपको ढूंढते हुए आएंगे।
तो सिविल में स्कोप नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप BIM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखिए, थोड़ा स्ट्रगल टाइम पीरियड 6 months to 1 year हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल हो सकता है किसी के केस में, पर उसके बाद इस करियर को आप सेट कर ही लेंगे। सो हम सबकी तरफ से, E-Construct टीम की तरफ से जुगल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग बहुत खुश है कि आपका सिलेक्शन हुआ, और मेरी आपके पेरेंट्स के साथ भी बात हुई, वो भी बहुत खुश थे। बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग है हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे, मैं ये समझती हूँ कि E-Construct ने प्लेटफॉर्म जरूर बनाया है, पर उस प्लेटफॉर्म में आपको खुद निखरना है, बिकॉज ये खुद निखरने वाली चीज है। आपको कोई बना नहीं सकता है, आपको खुद बनना है और इस एनवायरनमेंट को यूज करना है। तो आपने 100% उसे यूज किया और एक 5-6 महीने में आपको अभी कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं भी BIM कंपनी में लग जाएंगे, और लग गए ऑलरेडी इनफैक्ट आप, बट इसके बाद ही वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, तो ये आपका एक अच्छा फाउंडेशन बेस रेडी हो गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। थैंक यू सो मच। और आई होप कि आगे भी हमारे कुछ ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस होंगे जब आप जॉब में होंगे तो। श्योर क्योंकि मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद बेसिकली जो भी जूनियर्स रहेंगे, ठीक है, उनका रिस्पॉन्स हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उनकी, कि हम उनको हेल्प करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैं एक जगह पे अटक रहा हूँ, ठीक है, वो भी उनको भी दिमाग में एक डाउट आता है कि इसमें क्या प्रोसेस करने। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे मैंने भी ये चीज़ अपने सीनियर से सीखी है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे हेल्प किया था, तो मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कहीं ना कहीं एक कंपनी को जो कुछ करना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो उनको भी हेल्प करें हम लोग, और एक जो बच्चे हैं जो यहाँ पे नए नए आते हैं उनको भी हम लोग गाइडेंस दें कि भाई आप इस तरह से प्रोसेस कीजिए, आपको ऑटोमेटिक आपको रास्ता मिलेगा। ऐसा क्योंकि एक ग्रुप स्टडी काम करता है, बहुत काम कर रहा है ना। बहुत। अगर एक फैकल्टी आपके सामने खड़े रह के हमेशा सिखा रहे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये माइंडसेट भी गलत है कि सिर्फ फैकल्टी या प्रोफेसर से सीखो। अगर आप, यही रीजन है कि यहाँ एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज भी हम कराते हैं, जिसमें आप ग्रुप में डिवाइड हो जाते हो और आप काम करते हो। तो ग्रुप में एक दूसरे को सिखाने से और सीखने से आप बहुत नॉलेज शेयरिंग होती है। करेक्ट। सो मुझे लगता है यही रीजन है कि हमारे स्टूडेंट्स का इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छा हो जाता है, प्रेजेंटेशन रिपोर्टिंग भी अच्छा होता है, और उनको एक हेल्दी डिस्कशन करके एक दूसरे को हेल्प करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो तो अलग ही है, अलग ही लेवल पे है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो जुगल, हम एक आपका रेज्यूम या पोर्टफोलियो जितना बना है, अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए आपका रेज्यूम कंप्लीट नहीं है, आपने मुझे बताया, क्योंकि आपका फाइनल जो असेसमेंट है वो भी बाकी है अभी, बट जितना भी बना है हम पोर्टफोलियो और रेज्यूम देखना चाहेंगे। ठीक है, श्योर श्योर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम जुगल दोशी एंड आई एम वर्किंग एज अ BIM engineer trainee in E-Construct Design and Build Private Limited. Now I would like to show you my BIM portfolio. So on the first page you can see that that is a short introduction about my professional expertise in BIM industry. So till now I have been working in a 2D planning field, and recently I am working on a 3D modeling for architecture, structure and MEP industry. Now I would like to show you the projects that I have done during my training period. Here are some of the projects. First project is the G+1 residential project, that is a bungalow design project. Second one is the G+5 project, that is a residential plus commercial project that we performed. And third one is the Nadiad project. Here we have to perform that residential bungalow design project. Fourth one was the G+7P, that is 7 podium floors, and remaining are the 25 floors that we performed for our BIM field. Then fifth one is the USA Texas project, that is a land development project. And sixth one is the Sai Somaskanda project, that is a dispensary project. Here in all the projects we have used BIM. So talking about the first project, I have performed a 3D architectural model creation for private villa. One of the discipline of BIM is architecture with 3D visualization, okay, which gives a clear idea about exterior and interior look. Basically this is the project that I have performed during my training period, and here are some of the project details. First one is that what kind of project that we have performed, that is a residential villa. Second one comes according to a client perspective. They are also taking into consideration that what is the face of the building. So this one is the south facing. Third is the location of the project. Fourth one is the how many number of floors are there in the project. Fifth one is the plot area size, because again the client will demand that how much I am paying for the area of the land that I am going to acquire.
and fifth one is the total built up area. That is basically that what will be the built up area, how much area my construction will be happening inside that plot area. So this one is the render image that you can see. Second one is the G+5 residential building. Here also we have taken the Vastu norms that becomes one of the most important, and that is also very important during the initial phase, that is in architectural planning work. We will be considering these things. Initially project was started with architectural planning as per the Vastu norms that I told you earlier. Here are some of the Vastu norms considered for the current project that we have considered during this project construction. We have taken kitchen in a southeast direction, bedroom in southwest direction, living in east direction, washroom in northwest direction, and puja room in northeast direction. Here there are some of the project details that I have discussed. This is the residential apartment. The location is in Bangalore, Karnataka. Again, this site is located in Bangalore, and the facing of the site is in south direction. Okay, here we have taken Vastu consideration, and here is the plot area that we have considered. Coming to the render plans that I have designed for this G+5 construction, here you can see that we have taken this floor. This one is initially residential floor. Okay, so here there will be a passage, here there is a lift area, and here there is a staircase. Okay, basically we have also provided, as per the client's demand, we have provided servant room and with a separate washroom. Entering into the room, we have created the living area. Living area basically towards little bit towards the east direction, and here also there is an open dining area. Along with that, for the aesthetic view, we have created the balcony that will be facing towards south direction. Kitchen again in northeast direction. There is one second bedroom, and there is a attached washroom there. Here there is a family area. Some private meetings or some discussions can be taken in this area. And here we have provided one second balcony. Along with that, there is one other bedroom having a separate washroom. And there is some extra space where they can provide some area for wardrobe. Talking about these two rooms are having WIC. That WIC means a walk-in closet area, and some of the space for furniture and for bedroom space. These two rooms consist of the same things, and this one is the master bedroom. Basically, in master bedroom, a person who is the earning member of the family, he will be sleeping. So as per Vastu, we have kept it in the southwest direction. These are some of the interior work that we have done in the master bedroom, and this is the exterior work that is in balcony. Talking about this passage area, here you can see that we have given 6 feet wide space so that a person can easily travel at the same time, and there is a lift area here that is 5 feet by 4 feet 6 inch, so that up 4 to 5 people can easily go inside, and they can easily do vertical ventilation. Along with that, we have also provided the staircase. Here we have provided the interior works for the family area plus bedroom. And secondly, there is a kitchen area, and along with that there is another bedroom, and also after completing some of the kitchen work, they can come here and they can go to sink and they can wash their hands. Okay, now coming to basement area, in any residential or commercial building project, one of the main important thing is that how much space is required for our basement parking. So we have taken into consideration that at the basement parking is been sufficient space for a client. So we have taken here ramp. The ramp is having slope of 1:7, and we have also calculated how much slab we need to cut for or easily accessibility for the client's vehicle. Second, we have also given some tank area that is also quite large, so that the storage of water can be not an issue for a client. Along with that, we have kept the lift area from basement itself. So if there is some old age person, he can easily travel from basement to the respective floors. And we have calculated that how much number of cars will be coming inside that basement area. This one is the first floor plan. Basically, on the first floor, we have divided the entire area in 2 parts. This area that you can see is 3 BHK, and this one is the 2 BHK. Okay, now in 2 BHK we have kept kitchen in northeast direction. Along with that, there is an open dining and the family area we have kept. You can also see that in the main room we have kept a large window so that the easily ventilation can be coming in, because the entire day people are going to be staying in this living area. So the ventilation is the most important thing during that time period. We have also provided the utility area where we can give some washing machine area or some of the other stuff like storeroom we can use it.
and here in living after living room we have given 2 bedrooms. One is the master bedroom, second one is the normal bedroom. Along with that we have kept space for wardrobe area, and both are having their private washroom. This one is a 3 BHK area. As you can see, the 3 BHK area is having more space, so we have also kept the balcony for the aesthetic view. Again we have kept the master bedroom area, second bedroom, as you can see here, both are having their own private washrooms, and third area, due to the lack of the space we were not able to give this washroom for third bedroom. And here is the kitchen, that is again in northeast direction with utility area. Talking about my structural model projects, I have created rebar detailing. I have actually done rebar detailing, and here you can see that we have created this structural 3D model from which we can extract the quantity for concrete and rebars for each and every element, like footing, column, beam, slab, staircase, etc. So here I have tried to emphasize one particular element that is being used during the project. This you can see is that it's a footing area. Here we have created the ramp along with the beams and columns. Here is the entire structural 3D model that we have created. Here is a slab model, and this one is a particular staircase model. Okay, so now talking about my rebar detailing, I have recently working on the footing rebar detailing. So I have completed the rebar detailing for combined footing and for isolated footing. So basically through this rebar detailing we can get the quantity of steel, so that one can easily bid the tender according to the quantity of the steel that is being required during the project. So this one was my portfolio, and I would like to thank eConstruct for giving me this training period so that I can enhance my skills. Thank you. Hello friends, I am Jugal Doshi and I am a BIM technologist, and I am currently working as a BIM engineer trainee in eConstruct Design and Build Private Limited. Talking about my expertise in BIM technology, I would like to show you my resume that I have made as a part of my training. Okay, first of all we will be going through the objective. So basically the idea behind using the BIM technology is that I want to create some intelligent BIM models, and through that we can extract the quantities and information, and we can deliver a part to the client. As we all know that first of all BIM starts with using the softwares. So what happens is that whenever you use software, you can get the clear idea that how BIM is working. So first of all, basically coming to my own experience, I started with AutoCAD, then I shifted my interest towards Revit architecture, structures, and I have created some of the models, 3D models, which can be used to take out the quantities and information which can be useful to create a data, and as I discussed earlier, we can give that data to the client so that the time and cost can be reduced for the client. Talking about the rendering softwares, it is also one of the part of our BIM industry. You must have also seen that few companies are hiring people who are good into the rendering field. So basically I have used Enscape, and for editing we can use Illustrator. So these are some of the creative softwares that I have used during my training, and other softwares are basically work as your extra information which you can deliver apart, and one of the project management software is Bitrix that we all use for our daily work. Talking about my latest experience, I am working in eConstruct Design and Build Private Limited since February 2022, and here you can see that what are the roles and responsibilities that I have performed during this training period. So basically I have done my internship as a BIM engineer, created architectural plan as per the Vastu norms. We as a civil engineers, we should also know that what are the Vastu norms which are going to be helpful in construction of any residential or commercial building, and sometimes it is also a requirement from the client side also. Secondly, after completing 2D BIM, we are shifting towards the 3D BIM. What basically 3D BIM is, creating the 3D models which are basically helpful for quantity extraction. So first of all we will be making architectural 3D model, then structural 3D model, and then MEP 3D model. So in architectural 3D model, I have created some of the architectural work and some of the structural models, okay, for extraction of data related to the projects.
Okay, talking about structures, I have done rebar detailing in structural model using Revit software, because we all know that Revit is one of the most intelligent software which can be useful in creating this 3D models and also for the quantity estimation. I have basically used some of the rendering softwares as to create the high quality rendering images. I have also performed the walkthroughs for residential project using Enscape software. Also, we as a BIM engineer should have technical knowledge about the codes that are being used in civil industry. So first of all, I have used the code that is IS code for rebar detailing, that is SP34 detailing code, and second is IS 13920 based upon the requirements or the requirements related to the locations. Secondly, I have also used NBC, that is Modern Building Bylaws Code 2016, which basically tells us that how much area should be allotted to particular room. If there is a living room, that how much area should be allotted to particularly that area, so that a person can easily have his own time into that place. If there is a washroom, or if there is some courtyard area, if there is a veranda, then how much area that we need to allot. For that, we will be reading this NBC Modern Building Bylaws. Also, I have performed a 2D planning work for a land development project. It was basically abroad. It was basically US Texas project. These are some of my other internships that I have performed before joining eConstruct. Talking about my project that I have delivered during this training period. First of all, I would like to show you this G+1 residential project. Basically, I did that Vastu planning in for the G+1 residential project. The location for the project is Bangalore itself. Secondly, I also did a Vastu planning for G+5 building project. It's a commercial plus residential project. Basically, on ground floor, it's a completely commercial space, and on the from first floor to fifth floor, it's a residential space. Third project that we performed initially was USA Texas 72 acres project. The area for the project was 72 acres, and we performed the land development project. Basically, the location of the site is Texas, that is in USA. Talking about the fourth project, this was our group project. Okay, we have also performed two group projects. It's one is the US Texas, and second one is the high-rise residential building that is located in Mumbai. In that project, we performed from 2D to 7D complete information extraction using BIM technology. Talking about my fifth project, I have performed a structural 3D model along with rebar detailing. The name of the project is Sai Soma Skanda project. It's a dispensary project that is located near to Bangalore. So basically, my sixth project consists of architectural 3D model that I designed in Revit itself, and the project is for G+1 and bungalow design that is located in Gujarat in India. Okay, and the last project is the culvert design project. It is basically an infrastructure project where the client's demand was to design a culvert and to deliver that within a short period of time. So you can see that I have performed around 7 projects during the training period. Okay, so I have given you some brief discussion about my resume, and I would like to thank eConstruct Design and Build Private Limited for giving me this opportunity related to my training period. Thank you.